ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ा है, भाषा। मेरा मतलब है सरकारें काम कैसे करती हैं जब देश में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हों। हमारे सामने कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, संविधान के पन्ने, संसद के बनाए कानून, जो इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारा मिशन इन कानूनी दस्तावेजों के पीछे की कहानी को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजभाषा का असली मतलब क्या है, क्यों हिंदी को चुना गया और कैसे संविधान ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें हिंदी को सम्मान भी मिले और दूसरी भाषाओं का हक भी न छीना जाए। तो चलिए इस भाषाई ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जब हम राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं तो इसका मतलब क्या सिर्फ सरकारी कामकाज की भाषा है? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मोटे तौर पर हाँ, लेकिन इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। राजभाषा वो भाषा है जिसे कोई देश अपने सरकारी, प्रशासनिक और अब देखिए कानूनी कामकाज के लिए चुनता है। इसमें संसद की बहस से लेकर मंत्रालयों के पत्राचार और जनता के साथ संवाद तक मतलब सब कुछ शामिल है। लेकिन भारत के संदर्भ में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदी संघ की राजभाषा तो है, पर यह अकेली भाषा नहीं है जिसका इस्तेमाल होता है। यहीं पर पूरा सिस्टम बहुत सूक्ष्म और पेचीदा हो जाता है। और इसकी नींव आजादी के ठीक बाद रखी गई थी। उस समय एक ऐसी भाषा की जरूरत महसूस हुई होगी जो पूरे देश को एक धागे में पिरो सके, जो सिर्फ संवाद का नहीं बल्कि पहचान का भी माध्यम बने। बिल्कुल सही, यही भावना थी। और बहुत बहस और विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को यह फैसला किया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, तो ये वजह है। तो चलिए सीधे संविधान के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये सब लिखा गया है। मुझे लगता है सबसे पहले अनुच्छेद 343 की बात करनी चाहिए। हमारे स्रोतों में इसे इस पूरे ढांचे का दिल कहा गया है। दिल कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अनुच्छेद 343 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह का 3 चरणीय प्लान है। पहला हिस्सा यानी अनुच्छेद 343(1) बड़ी स्पष्टता से घोषणा करता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सीधा और स्पष्ट। लेकिन इसी में एक छोटी सी पर बहुत दिलचस्प बात अंकों के बारे में है। हाँ, और ये दूरदर्शिता दिखाती है। अनुच्छेद कहता है कि अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी 1 2 3, न कि वो देवनागरी वाले 1 2 3। अच्छा। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन ये दिखाता है कि संविधान निर्माता भाषा को लेकर प्रगतिशील थे और इसे वैश्विक संवाद के साथ जोड़कर देख रहे थे। ठीक है, तो हिंदी राजभाषा बन गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि आजादी के समय और आज भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का दबदबा रहा है। तो संविधान ने इस हकीकत से कैसे निपटा? यहीं पर इस प्लान का दूसरा चरण आता है, अनुच्छेद 343(2). ये एक तरह की कह सकते हैं संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, एक ब्रिज। इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने से लेकर अगले 15 सालों तक, यानी 26 जनवरी 1965 तक, अंग्रेजी का इस्तेमाल उन सभी सरकारी कामों में होता रहेगा जिनके लिए वो पहले से इस्तेमाल हो रही थी। मतलब एक तरह से 15 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया ताकि सिस्टम अचानक से ठप ना हो जाए। और ग्रेस पीरियड से भी बढ़कर ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। सेफ्टी वॉल्व। हाँ, और इसी से जुड़ा है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, अनुच्छेद 343(3). इसने संसद को ये असाधारण शक्ति दी कि वो 15 साल की अवधि के बाद, यानी 1965 के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। ये सिर्फ एक विकल्प नहीं था, ये एक राजनीतिक जरूरत थी। राजनीतिक जरूरत? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो सिर्फ कामकाज की सुविधा के लिए भी हो सकता था। नहीं, इसके पीछे गहरा राजनीतिक संदर्भ है। 60 के दशक की शुरुआत में जैसे जैसे 1965 की समय सीमा नजदीक आ रही थी, दक्षिण भारत के राज्यों, खासकर तमिलनाडु में, हिंदी को लेकर बहुत चिंताएं और आंदोलन शुरू हो गए। उन्हें डर था कि सिर्फ हिंदी लागू होने से सरकारी नौकरियों और दूसरे मौकों में उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। अच्छा। तो ये प्रावधान एक तरह का राष्ट्रीय समझौता था, जिसने देश को एक बड़े भाषाई संकट में फंसने से बचाया और ये आश्वासन दिया कि किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अंग्रेजी का इस्तेमाल सिर्फ आदत नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का एक संवैधानिक उपाय है। लेकिन ये सारी बातें तो केंद्र सरकार के स्तर की हैं। राज्यों का क्या?
क्या उन्हें भी हिंदी अपनानी थी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारा संविधान अपनी खूबसूरती दिखाता है। अनुच्छेद 345 राज्यों को पूरी आजादी देता है। ये कहता है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल यानी वहां की विधानसभा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को अपनी राजभाषा के तौर पर चुन सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि केरल में मलयालम, बिल्कुल। गुजरात में गुजराती और उड़ीसा में ओडिया राजभाषा है। ये विविधता में एकता का बेहतरीन उदाहरण है। न्यायपालिका का क्या? अदालतें, जहां हर शब्द का मतलब बहुत सटीक होना चाहिए, वहां भाषा को लेकर क्या व्यवस्था है? एक और बेहतरीन सवाल इसके लिए है अनुच्छेद 348, जो कहता है कि जब तक संसद कोई और कानून न बनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। अच्छा, सिर्फ अंग्रेजी में? हाँ, भाषा की सटीकता और पूरे देश की न्याय व्यवस्था में एकरूपता बनाए रखने के लिए ये जरूरी समझा गया। लेकिन क्या इसमें कोई छूट है? मान लीजिए किसी राज्य का हाई कोर्ट हिंदी अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करना चाहे तो? हाँ, एक छूट है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेकर उस राज्य के हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य की राजभाषा के इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। दे सकता है, पर फैसले, आदेश और डिक्री अंग्रेजी में ही होंगे जब तक कि संसद इस पर कोई अलग कानून ना बना दे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है ना? हाँ, बिल्कुल। तो संविधान ने तो एक बड़ा नक्शा तैयार कर दिया, लेकिन उस नक्शे पर चलने के लिए सड़कें भी बनानी पड़ती हैं। 1965 नजदीक आ रहा था और अंग्रेजी का ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला था। माहौल में तनाव था। इसी माहौल में संसद को एक कानून लाना पड़ा जो शायद इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है, राजभाषा अधिनियम 1963। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है। राजभाषा अधिनियम 1963 वो सड़क है जिसने अनुच्छेद 343(3) में दिए गए वादे को हकीकत में बदला। इसका सबसे बड़ा और सीधा उद्देश्य था 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखना, अनिश्चित काल के लिए। इस कानून की एक धारा है, धारा 3(3), जिससे हमारे स्रोतों में अति महत्वपूर्ण कहा गया है। मुझे लगता है ये शायद उन नियमों के बारे में होगी कि कौन से दस्तावेज हिंदी में होने चाहिए और कौन से अंग्रेजी में, क्योंकि असली समस्या तो रोजमर्रा के काम में वहीं आती होगी। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे है। ये या का विकल्प नहीं देता, ये और को अनिवार्य बनाता है। और को? हाँ, इसे द्विभाषीय अनिवार्यता कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ खास तरह के दस्तावेजों को कानूनी तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना ही होगा। अच्छा, करना ही होगा। ये तो बहुत मजबूत प्रावधान है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि ये कौन से दस्तावेज हैं? जरूर। इसमें वो सभी चीजें आती हैं जो आम जनता और प्रशासन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं, जैसे सामान्य आदेश यानी जनरल ऑर्डर्स, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस, नियम, रूल्स। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन में पेश की जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट या दूसरे कागजात, सरकारी कंपनियों द्वारा जारी किए गए अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंस, परमिट और टेंडर नोटिस। यानी वो सारे दस्तावेज जहां भाषा की अस्पष्टता से किसी का हक मारा जा सकता है या भ्रम पैदा हो सकता है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक समाधान लगता है। बिल्कुल। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि भाषा किसी के लिए बाधा न बने, चाहे कोई हिंदी भाषी हो या अंग्रेजी भाषी, उस तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। सही बात है। और इसी कानून में कर्मचारियों के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। हाँ, ये भी मैंने देखा। धारा 3(4) ये क्या कहती है? ये एक बहुत मानवीय और जरूरी प्रावधान है। ये कहती है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दी जा सकती या उसके काम में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती क्योंकि उसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों का ज्ञान नहीं है। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि उसके काम की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। ये प्रावधान कर्मचारियों के मन से भाषा को लेकर किसी भी डर को निकालता है और बताता है कि राजभाषा नीति का उद्देश्य प्रोत्साहन देना है, दंडित करना नहीं। तो पूरा जोर काम पर है, न कि किसी एक भाषा के ज्ञान पर। ये संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब संविधान की एक और खासियत पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार होता है, अष्टम अनुसूची या 8th स्केड्यूल। ये क्या है? अष्टम अनुसूची एक तरह से भारत की भाषाई विविधता का आधिकारिक गुलदस्ता है। ये उन प्रमुख भाषाओं की सूची है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये इन भाषाओं को एक विशेष सम्मान और दर्जा देती है। तो इस सूची में शामिल होने से किसी भाषा को क्या फायदा होता है?
क्या ये सिर्फ एक सम्मान की बात है या इसके कोई व्यावहारिक लाभ भी हैं? इसके बहुत ठोस व्यावहारिक लाभ हैं। पहला, एक बार कोई भाषा इस सूची में आ जाए तो केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो उसके विकास के लिए काम करे। अच्छा। दूसरा, साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं इन भाषाओं को मान्यता देती हैं, जिससे इनके लेखकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। तीसरा, और शायद छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कि वे इन भाषाओं में यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकते हैं। अरे वाह! और तो और, सांसद अपनी भाषा में अगर संसद में बोलना चाहें तो उसकी व्यवस्था की जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? क्या ये सूची शुरुआत से इतनी लंबी थी? हैं, जैसे सिंधी को जोड़ा गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और हाल ही में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। पर बने कानून की दीवारें देखी और भाषाओं के इस गुलदस्ते को भी समझा। लेकिन एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 351, जो भविष्य की बात करता है। ये हिंदी के इस्तेमाल के बारे में नहीं बल्कि उसके विकास के बारे में है। हाँ, ये अनुच्छेद इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देता है। ये संघ सरकार का कर्तव्य तय करता है कि वो हिंदी का प्रसार करे और उसका विकास करे। लेकिन विकास कैसे? ये अनुच्छेद कहता है कि हिंदी को भारत की सामासिक संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनना है। सामासिक संस्कृति? हाँ, कंपोजिट कल्चर। इसके लिए उसे अपनी प्रकृति को बदले बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची की अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द और मुहावरे अपनाने चाहिए। तो ये हिंदी को दूसरी भाषाओं से अलग करने की बात नहीं करता, बल्कि उनसे सीख कर और समृद्ध होने की बात करता है। ये एक बहुत समावेशी दृष्टिकोण है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाना है जिसे पूरा देश आसानी से अपना सके, जो सबकी लगे। इसी अनुच्छेद की भावना के तहत गृह मंत्रालय हर साल एक वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम जारी करता है, जिसमें सरकारी दफ्तरों के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं, जैसे कितना पत्राचार हिंदी में होगा, कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने बहुत सारी जानकारी को समझा है, संवैधानिक अनुच्छेद, अधिनियम और उनके पीछे की भावना। तो अगर हम आज की चर्चा के 3 सबसे बड़े स्तंभों को देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहला स्तंभ है संविधान का वो हिस्सा जो कहता है हिंदी हमारी राजभाषा होगी? हाँ, दूसरा है वो कानून जो कहता है लेकिन अंग्रेजी भी साथ चलेगी ताकि कोई पीछे ना छूटे। और तीसरा है वो खूबसूरत 8वीं अनुसूची जो भारत की बाकी सभी प्रमुख भाषाओं को सम्मान और पहचान देती है। क्या यही इस पूरे ढांचे का सार है? आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। यही 3 स्तंभ हैं जो इस नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। एक तरफ हिंदी को राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ अंग्रेजी के रूप में एक व्यवहारिक और जोड़ने वाली भाषा को बनाए रखने की जरूरत है। और इन सब के साथ क्षेत्रीय भाषाओं की गरिमा और विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प है। ये एक क्रमिक, व्यवहारिक और समावेशी दृष्टिकोण है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये स्पष्ट है कि भारत का राजभाषा ढांचा किसी एक भाषा को थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि ये संतुलन साधने की एक बहुत सोची समझी कोशिश है। बिल्कुल। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि देश की समृद्ध भाषाई विविधता एक खूबसूरती बनी रहे, न कि टकराव का कारण। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा का विकास करने और उसे समृद्ध करने का कर्तव्य देता है। आज के डिजिटल युग में जहां एआई, वॉइस कमांड और सोशल मीडिया भाषा के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं, इस विकास का सही अर्थ क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब भारत की दूसरी भाषाओं से और ज्यादा शब्द अपनाकर इसे एक सच्ची खिचड़ी भाषा बनाना है जो सबको अपनी लगे? या इसका मतलब इसे तकनीकी रूप से इतना मजबूत बनाना है कि ये गूगल और एलेक्सा की दुनिया में बराबरी से खड़ी हो सके? या फिर इसका असली विकास इसे इतना सरल बनाने में है कि देश का हर नागरिक इसे आसानी से सीख और अपना सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलकर खोजना होगा।